हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एसीएफ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैंग्रोव फॉरेस्ट का सेकंड पार्ट जो है कोल्ड फॉरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, कोल्ड फॉरेस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर्स में, आंखों को सुंदर दिखने वाली ये बर्फीली चादर से ढका ये जो एरिया है, ये जो हिमालय क्षेत्र के ऐसे एरिया हैं जो बर्फ का ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पे जो ये स्पीसीज है, ये आप देख पा रहे हैं, इस यहाँ पाने वाले जो स्पीसीज है यानी पौधे और पेड़ हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर सुंदर दिखने वाली चीजें चलिए। हेलो डियर व्यूअर्स, एक बार मैं फिर से एसीएफ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैंग्रोव फॉरेस्ट का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़े, आज हम कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से पता चल जाता है, कोल्ड डेजर्ट का अर्थ होता है कि बर्फ का रेगिस्तान। ठीक है, बर्फ का रेगिस्तान। रेगिस्तान ऐसा जहाँ पे बर्फ की चादर से ढका हुआ ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या कश्मीर हो, ये आंखों को दिखने वाली ये सुंदर चीज, हर सुंदर दृश्य वो इंसानों के लिए, प्रजातियों के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। तो कोल्ड डेजर्ट कुछ ऐसा ही है जो बदनाम है, जैसे कि अपन पढ़ सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट जो होता है, कोल्ड डेजर्ट इज एन एरिया विच एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। ठीक है, जहां बहुत अधिक ठंडी पाए जाते हैं, बर्फ के चादर जमी होती है। एंड डेनिडेड टेरेन्स, इसका मतलब हुआ का वो बदनाम एरिया जहाँ पे बर्फ की ऐसी चादर के कारण वनस्पति पनप नहीं पाते, वहां का जीवन का जो अस्तित्व है वो मिटने सा लगता है। ठीक है, तो ऐसे कोल्ड डेजर्ट मुख्यतः हम लद्दाख, लेह और कश्मीर के कारगिल कुछ क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है, तथा हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में भी यह देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, दिस इज आल्सो रिफर्ड एज अ टेम्परेचर डेजर्ट। ठीक है, इसे टेम्परेचर डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे हियर द वेदर एंड सॉइल्स आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथिंग। जहां पे ये क्या होता है कि यहाँ का जो वेदर कंडीशंस रहता है, पर्यावरण जो है या जो मौसम की दशा है, वो क्या रहता है, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होता। हैंस लैंड इज buffer of vegetations buffered of vegetations and vegetation is expect from the isolations scattered overgrazed herbaceous shrub। कहा जाए कि इस क्षेत्र के जो लैंड एरिया में जो कुछ भी वनस्पति पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही सीमित क्षेत्रों के लिए रहता है और क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में मिलते हैं, तथा अगर मिलते भी हैं तो कैसे मिलते हैं, यहाँ पे मुख्यतः वो ऐसी छोटी झाड़ियां मिलती हैं जो चराने के, जो छोटे वहां के जीव जंतु जो उसको चर सकते हैं, या वहां के वनस्पति को ग्रेजिंग मतलब चरने योग्य चारागाह के तौर पर उगते हुए वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग पीरियड इज लेस देन 3 to 4 month। ठीक है, 3 से 4 महीने का भी कम समय रहता है जो क्या कहते हैं पशुओं के लिए, चारा के लिए। ठीक है, इट इज मेनली ड्यूरिंग द हॉट सीजन, मतलब ये जो सीजन है, चाहे 3 से 4 महीने जो पशुओं को थोड़ा बहुत हम ग्रेजिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो वो सिर्फ पॉसिबल कब होता है, सिर्फ हॉट सीजन में हो सकता है, क्योंकि उस समय जो है सूर्य की किरणें पड़ने से थोड़ा सा आपको क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा, जिससे वो क्या है, चरने लायक घासें और कुछ झाड़ियां उगेंगी। ठीक है, अगर इसके आगे देखा जाए तो कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन जो है, जो इस बर्फीली जो रेगिस्तान है उसमें जो वेजिटेशन होते हैं, मतलब जो वनस्पति है, उनको हम मेनली 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है,
इसकी 3 कैटेगरी क्या है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। वो कुछ इस तरह से है, जैसे पहला है, पहला जैसे आप देख रहे हैं ड्राई टेम्परेचर जोन। देखो ड्राई टेम्परेचर जोन वहां पे क्या है, थोड़ा सा आपको बर्फ थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में बर्फ थोड़ा कम मिलता है। तो वहां पे जो पेड़ हैं वो कैसे मिलते हैं, बेतुल्ला, यूटिलिस, सैलिप्स, जूनिपर, रेक्यूरबा, ठीक है, इस टाइप के जो पेड़ों की प्रजाति मिलती है। तो आप कम से कम ये याद रखिए, बेतुल्ला यूटिलिस है, जैसे बेतुल्ला यूटिलिस वो आपको देख सकते हैं इस फिगर में, आपको क्लियर होगा। जैसे कि आप देखेंगे ये जो पेड़ है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो पेड़ है वो आपको ड्राई टेम्परेचर जोन बेतुल्ला यूटिलिस है, ये आपका बेतुल्ला यूटिलिस है, ठीक है। जहाँ के तने क्या होते हैं, आप इसके तने देखिए बिल्कुल सफेद बर्फ बर्फ के रंग के होते हैं, बर्फीली टाइप के दिखते हैं। ये जो स्पीसीज है वो बेतुल्ला यूटिलिस के हैं, ड्राई टेम्परेचर के। उसी प्रकार सेकंड अगर देखा जाए अल्पाइन जोन, अल्पाइन जोन के जो पौधे होते हैं वो जूनिपर्स टाइप के होते हैं, ब्रिच टाइप के होते हैं, झाड़ियों में झाड़ी टाइप के होते हैं, ग्रास नुमा, बिल्कुल घास, बड़ी घासों की तरह दिखने वाले झाड़ी नुमा रेडोडेंड्रम होते हैं, ठीक है, ब्रिच होते हैं। तो आप ये जूनिपर को कम से कम याद रखिएगा जो अल्पाइन जोन का है। जूनिपर कैसे होते हैं ये देखिए, क्रिसमस ट्री के समान होते हैं, ये लंबे भी उगते हैं, मतलब ये ऐसे 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 ये लंबे टाइप के भी उगते हैं, और क्रिपी टाइप के होते हैं, मतलब ये जमीन में फैलने वाले भी इस टाइप के। ये जो है, ये डायग्राम जो देख रहे हैं वो अल्पाइन जोन का है, ठीक है, ये जूनिपर्स है, ये जो डायग्राम है बेसिकली ये है जूनिपर का, ठीक है, ये जूनिपर है, इस टाइप के पेड़ जूनिपर अल्पाइन जोन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं, ये एक्चुअली जूनिपर जो है एक प्रकार से घास की तरह दिखेंगे, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लंबे दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है परपेचुअल, ये आप देखें परपेचुअल स्नो जोन्स हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ के जो धरती है, इस धरती पे पूरे, यहाँ पे पूरे बर्फ के चादर से ढका रहता है, ये बर्फ के चादर से ढका रहता है, इसलिए यहाँ वेजिटेशन नहीं हो पाता है, यहाँ जीवन नहीं होता, क्योंकि ये बर्फ के कारण, इतनी बर्फ के चादर ढकने के कारण यहाँ वेजिटेशन नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। जिसको फ्रोजन सॉइल रहते हैं, जो इसका मिट्टी है कैसा फ्रोजन सॉइल रहता है, इसका मतलब क्या है, बर्फीली मिट्टी है, और बर्फीली मिट्टी में जर्मिनाइजेशन मतलब बीज जो है पनप उग नहीं पाते हैं, ठीक है, चलिए वो जम जाते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस, ये तो साधारण इंट्रोडक्शन था, एक जनरल इंट्रोडक्शन था कोल्ड डेजर्ट का, ठीक है, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन यहाँ जीवन के लिए उतना ही हानिकारक है ये, ठीक है, इतनी बर्फ के चादरों के होने के कारण वनस्पति पनप नहीं पाती। फिर भी इनमें कुछ मात्रा में जो रहती हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। आप याद रखेंगे कि चैंपियंस और सेट ने, ठीक है, चैंपियंस और सेट ने इनको क्लासिफिकेशन में जो 16 जोन में बांटे थे वो किस जोन में आते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मेनली यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि आप देखेंगे कि यहाँ ग्रुप 13 हिमालय ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट, ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट जो है कौन से कैटेगरी में आएंगे, तो इनके 3 कैटेगरी आते हैं, सॉरी 4 कैटेगरी, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16, ये 4 ग्रुप जो है कोल्ड डेजर्ट के पार्ट हैं। अब इस कोल्ड डेजर्ट में जो इनकी कैटेगरी है, इनमें आप देखेंगे हिमालय जो 13 है वो हिमालय ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट है, ठीक है, इनके कई पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे वेट हिमालय, हाई लेवल ड्राई ब्लू पाइन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वेट हिमालय ड्राई जूनिपर फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, हिपोफाई माइरिकेरिया श्रब होते हैं, ये झाड़ होते हैं जो इनर मतलब अंदरूनी हिमालय के भाग हैं, ठीक है, ये सेलिक फॉरेस्ट होते हैं जो अपर इंडस वैली में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके 4 भाग हैं जो हिमालय ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट के, ठीक है। आपको पूछा जाए कि हिमालय ड्राई फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा गया है या स्पीसीज को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 प्रकार के हो सकते होंगे, ठीक है। एक तो वेट हिमालय है जो हाई लेवल ड्राई ब्लू पाइन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ब्लू पाइन फॉरेस्ट मतलब ये देखिए, ये जो है पाइन्स है, ठीक है,
और ये अभी आपको ग्रीन दिख रहे हैं, जहां पे ये पाइन्स जब क्या हो जाते हैं, अगर ये पाइन्स कुछ इस तरह से ब्लूइश दिखते हैं आपको, ठीक है, ब्लू दिखाई देते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। कौन से? हिमालय के हाई लेवल फॉरेस्ट में। हिमालय के हाई लेवल फॉरेस्ट में ब्लू पाइन्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ड्राई जो हिमालय है, देख पा रहे हैं कि जो ड्राई हिमालय है वहां जूनिपर्स मिलते हैं। अभी मैंने ऊपर में बताया ये आपका जूनिपर्स है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये जूनिपर है, ठीक, इस टाइप के, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे कि ग्रुप 13 में हिमालय के 4 टाइप्स आते हैं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं ग्रुप नंबर 14, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 में सब अल्पाइंस पाए जाते हैं। सब अल्पाइन जो जोन है, ये जो सब अल्पाइन फॉरेस्ट है, ये वेट हिमालय सब अल्पाइन, जहाँ पे जो मुख्य स्पीसीज है, देखिए इस जोन में मुख्य जो स्पीसीज है, ये बिल्कुल याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि एक दो स्पीसीज का नाम है ना, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ये आपका सब अल्पाइन फॉरेस्ट है, इसमें कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, तो ब्रिच और फर, ये 2 टाइप के स्पीसीज है, मतलब पौधे हैं या पेड़ हैं, जो इस सब अल्पाइन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सब अल्पाइन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट। अब देखो मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट में क्या क्या पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। 15 जो 15 पॉइंट है उसके C1 C2 C3 3 कैटेगरी है, ठीक है। इसमें ब्रिच है, जो ब्रिच वो श्रब टाइप के मिलते हैं। श्रब मतलब है, इसका मतलब है कि झाड़ नुमा होता है, झाड़ी नुमा, ठीक है। फिर डेसिडुअस मतलब पर्णपाती अल्पाइन श्रब जो है 15 नंबर पे आते हैं, और अल्पाइन पास्चर जो है वो 15C कैटेगरी है। तो ये सब जो कैटेगरी है किसका है, मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट का। तो मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट में ब्रिच टाइप के श्रब मिलते हैं, ठीक है, डेसिडुअस अल्पाइन मिलते हैं तथा अल्पाइन पास्चर मिलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक्चुअली आपके अलग अलग पेड़ों की प्रजाति हैं जो इस क्षेत्र में मिलती हैं, ठीक है, मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रुप 16 ड्राई अल्पाइन श्रब, ठीक है, ड्राई अल्पाइन श्रब। देखो अल्पाइन मतलब ये जो आपको फिगर दिख रहा है, देखिए ये ड्राई अल्पाइन श्रब है, ठीक है, ड्राई अल्पाइन श्रब है, ठीक। और आपको जो अल्पाइन पास्चर या अल्पाइन श्रब जो है, इनका मिक्सचर रूप आपको ये फिगर से आपको क्लियर होगा। ये अल्पाइन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये अल्पाइन फॉरेस्ट है जो मुख्यतः लद्दाख, लेह और कश्मीर के एरिया में मिलते हैं, ठीक है। ये अल्पाइन फॉरेस्ट का पूरा ये अल्पाइन फॉरेस्ट है, ठीक है, ये अल्पाइन फॉरेस्ट है। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनता है कि अल्पाइन फॉरेस्ट को, सब अल्पाइन फॉरेस्ट को कौन से ग्रुप में रखा गया है, मॉइस्चर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब अल्पाइन फॉरेस्ट को ग्रुप 14 में रखा गया है, मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट को 15 में रखा गया है, और ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट को 16 में रखा गया है। आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि अल्पाइन फॉरेस्ट को किन कैटेगरीज में रखा गया है, तो आप याद रखेंगे अल्पाइन फॉरेस्ट को ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आप ग्रुप याद रखेंगे, क्योंकि चैंपियंस और सेट ने भारत की जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उनको 16 सब ग्रुप में बांटा है। उन ग्रुपों को हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अफॉरेस्टेशन इन कोल्ड डेजर्ट। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ अफॉरेस्टेशन इन कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में वानिकीकरण, वानिकी को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, महत्व क्या है उसका। पहला महत्व ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। लोगों को यहाँ पे अगर यहाँ कोई जीवन अगर सर्वाइवल करे, जीवित रहना चाहे, तो क्या है, लोगों को यहाँ पे लकड़ी मिले, लकड़ी की व्यवस्था हो जाए। लकड़ियों से ये क्या करते हैं, एक्चुअली जो भी बात है, इसको ये फ्यूल की समान यूज करके, फ्यूल के समान यूज करके खाना पका सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्यों जरूरी है फॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन करने से, एक तो इनको फ्यूल मिलेगा खाना पकाने के, और दूसरी क्या है, ये इनके घरों को क्या है, ये गर्म रखता है, ठीक है, गर्म रखेगा। साथ ही साथ इन्हें घर बसाने के लिए भी चाहिए, ठीक है, घर बनाने के लिए भी चाहिए रहता है, ठीक। तो यहाँ के लोगों के लिए एक तो ये जो लकड़ी है, टिम्बर है, उसके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा कि यहाँ के लिए एक तो गर्म रखने के लिए फ्यूल, और
खाना पकाने के लिए, सर्वाइवल के लिए फ्यूल चाहिए, घर बनाने के लिए भी टिम्बर्स चाहिए। दूसरी चीज, अफॉरेस्टेशन से क्या होगा, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी सर्वाइवल बढ़ेगी। जैसे क्या है, पहला है कि इनको चारा मिलेगा, ठीक है, इनको चारा मिलेगा। और दूसरे अन्य जीव क्या है, फिर जो शाकाहारी जीव है उन पर आश्रित हो जाएंगे। जो कॉर्निवोरस है वो क्या है, मतलब जो मांसाहारी है वो शाकाहारी पे आश्रित होंगे, क्योंकि शाकाहारी अगर बहुत पनपे तो फिर शाकाहारी को खा के जो मांसाहारी भी यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक इकोसिस्टम है जिनको सर्वाइव करने के लिए हमें फॉरेस्टेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फॉरेस्टेशन बिल्कुल जरूरी है कोल्ड डेजर्ट में, ताकि यहाँ कुछ मात्रा में जीवन संभव हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ये देखने वाली बात है। तो प्रॉब्लम फॉर अफॉरेस्टेशन, तो देखिए, पुअर साइट कंडीशंस एंड हॉस्टाइल क्लाइमेट, ठीक है, बहुत ही खराब दशा की यह क्लाइमेट है, जहाँ पे क्या हो जाता है, स्पीसीज का पनपना बहुत ही मुश्किल होता है। क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही खराब रहती है, क्योंकि बर्फीले के कारण ना जर्मिनाइजेशन होता है, ना ही इसमें फोटोसिंथेसिस हो पाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, साइट हैज सेलो स्टोनी सॉइल्स विथ होल्ड्स पुअर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब इसी का कहने का मतलब हुआ कि देखिए, ये मेंटल जो यहाँ पे अगर ये भूमि ले लूं तो जो मिट्टी की परत है वो बहुत सेलो रहती है, मतलब बहुत पतली रहती है। बाकी ये क्या है, मेंटल है। जैसे ये क्या है, ये मेंटल है, ठीक है, और ये जो है ये सॉइल है। तो सॉइल बहुत पतली सी लेयर रहती है, नीचे मेंटल ही रह जाती है, इस वजह से यहाँ पनपना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टोनी सॉइल रहता है, मतलब पथरीली पथरीली मिट्टी रहती है, ठीक है, इसलिए पुअर मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्टीप स्लोप एंड विंड इरोजन। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे देखोगे ये जो एरिया कश्मीर लेह लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ हवाएं जो चलती हैं उसके कारण क्या है, स्टीप्ड है, मतलब ऐसे 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 क्षेत्र हैं, ऊंचे स्लोपी है, ढलान है, जहाँ पे हवाओं के कारण क्या है, यहाँ के जो इरोजन्स होते हैं, ठीक है, इरोजन बहुत होते हैं। विंड इरोजन के कारण मिट्टियां की हैं वो उड़ के दूसरी जगह चली जाती हैं, ठीक है। और हैवी ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग, मतलब सिंपल सी बात है कि इतने से बड़े भूमि में, एक बड़े भूमि में छोटे से एरिया पे थोड़े से अगर झाड़ियां रहती हैं तो उसको भी क्या है, यहाँ पे जो आश्रित भेड़ है या जो भी है वो क्या है, इस झाड़ से जो छोटी छोटी झाड़ियां रहते हैं वहां ग्रेज कर ली जाते हैं। मतलब बहुत कम ही चारागाह के लिए भूमि बचती है, और जो भी मिलते हैं यहाँ के पशु पक्षी उसको ग्रेज करके खा जाते हैं, तो यहाँ पनपने नहीं पाते हैं। इस वजह से यहाँ पे फॉरेस्टेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन कुछ हदों तक अगर इनको हम एफॉरेस्टेशन करने के चाहें तो उसके लिए कुछ मेथड है, कुछ केयरफुल स्पीसीज, मतलब केयरफुल स्पीसीज सिलेक्शंस फॉर द अफॉरेस्टेशन, क्रिएटिव फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द प्लांट एस्टेब्लिशमेंट। मतलब प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं, जिससे क्या है, हम इसके जो हमारा फेवर करेगा ऐसे इन्वायरमेंट किया करने पे जहां पे हम लोग प्लांट का स्टेब्लिशमेंट किया कर सकें या प्लांटेशन किया जा सके, ठीक है। तो वो क्या मेथड होंगे, ये होता क्या है, स्पेशल सिलेक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पेशल सिलेक्शन इज डन बेस्ड ऑन द लोकेलिटी फैक्टर, वहां के फैक्टर को तय करके वहां पे स्पेसिफिक प्लांट का प्लांटेशन करें। द सुटेबल स्पीसीज डिफरेंट साइट्स कंडीशंस आर गिवन बिलो। मतलब ये हुआ कि कुछ सुटेबल स्पीसीज हैं, स्पीसीज मतलब ऐसी प्रजातियों के पेड़ सुटेबल होते हैं ऐसी जगह के लिए। तो अब जरा देखते हैं कौन से साइट कंडीशंस क्या है और उसके मुताबिक क्या सुटेबल स्पीसीज है, उसको जरा देखते हैं। इनमें से कम आप एक नाम याद रखेंगे जिसको वो इम्पोर्टेंट आपको आए तो बना सके। देखिए, रॉकी एरिया है, कोल्ड डेजर्ट में अगर रॉकी एरिया है तो अपन वहां पे लगा दें पाइनस आर्मांडी, ठीक है, या एंकेसियना, ठीक है, ये सब क्या है, रॉकी एरिया में लगाएंगे, ठीक है, पाइनस अरमांडी, ठीक। अगर इस टाइप के सॉइल्स मिले, ठीक है, कैलकेरियस, ठीक है, अगर इस टाइप का सॉइल है तो आप ये लिकोडर्मिक, ठीक है, लिकोडर्मिक टाइप के स्पीसीज आप उगा सकते हैं। कोल्ड टेम्परेचर वाला है तो यहाँ के यूकेलिप्टस उगा सकते हैं, गियोनी उगा सकते हैं, निपोफिले उगा सकते हैं, तथा ई एग्रीगेट उगा सकते हैं।
अगर ये आपका कोल्ड टेम्परेचर जोन है तो हम वहाँ मुख्य यूकेलिप्टस की एक प्रजाति है परबीफोरा, यूकेलिप्टस परबीफोरा हम लोग कोल्ड टेम्परेचर में उगा सकते हैं। मॉइस्ट एरिया है तो क्या लगाते हैं, बेटुल्ला यूटिलिस, जो मैंने दिखाया अभी बेटुल्ला यूटिलिस। देखिए ये था आपका बेटुल्ला यूटिलिस, ये आपका बेटुल्ला यूटिलिस है, ये देख रहे हैं आप, ये है बेटुल्ला यूटिलिस। ठीक, ये कहाँ पे उगाएंगे आप, बेटुल्ला यूटिलिस को आप मॉइस्ट एरिया में उगाएंगे। तो इस तरह से कुछ नाम को कम से कम आप याद रखेंगे जो आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। ठीक है, तो मॉइस्ट एरिया के याद रखिएगा बेटुल्ला यूटिलिस और सेलिक्स सब यूज करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से साइट सिलेक्शन में सुटेबल स्पीसीज का उगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर्स इज वेरी इसेंशियल, दे आर टू टाइप्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बताया कि ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पे जीवन थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए कुछ सेलेक्टिव पेड़ ही उगा पाते हैं साइट सिलेक्शन को देख के। अगर ये एफॉरेस्टेशन करने जा रहे हैं तो अपन क्या देखेंगे, तो दो मेथड्स में हम लोग यहाँ पे पेड़ को उगाते हैं। चले देखते हैं। जैसे पहले दिया है कि ट्रेंच कम पिट टाइप का, ठीक है, पिट टाइप का अफॉरेस्टेशन करने जा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इट इज यूज्ड इन स्लोपी लैंड एज वेल एज स्टोनी एरिया। तो ये याद रखना आपको बहुत ही जरूरी है। एक तो स्लोपी एरिया, लैंड कैसा हो, स्लोपी एरिया है तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, और पथरीली जमीन है तो अपन ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे करते हैं क्या, पिट, पिट फील्ड मतलब ये एक जैसे कि माना ट्रेंच, ट्रेंच यहाँ पे भी एक शब्द है ट्रेंच। ट्रेंच कुछ इस प्रकार के रहेंगे, दोनों क्या है, एक स्पेशल टाइप का ट्रेंच बनाते हैं। ठीक है, ट्रेंच मतलब कुछ गड्ढे, ऐसा गड्ढे नुमा खोद कर वहां पे यहाँ पे क्या है, सिल्ट सैंड का प्रॉपर जो है कॉम्पोजिशन बना के यहाँ पे पेड़ लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसको पेड़ उगाया जा सकता है, तो ये ट्रेंच होता है। ठीक है, ये ट्रेंच नुमा बनाते हैं। ठीक, तो ये जो ट्रेंच है, ये पहला, ये जो फर्स्ट मेथड हमने बताया, ये मेथड जो था वो क्या है, पिट मेथड है। ठीक है, जहाँ पे क्या 50% ऑफ डग ऑफ सॉइल, मतलब आप जिस वहां पे जो खोदे हुए मिट्टी को तथा फ्रेश सिल्ट को मिला के इस टिंच में, इस टिंच में क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, मतलब 50% मिट्टी और 50% जो है सिल्ट, ठीक है, इनको मिला के इस पिट में भरा जाता है। फिर मल्चिंग इज आल्सो गिवन द अवेलेबल ग्रास मटेरियल। मल्चिंग देखिए, इसके ऊपर क्या आप डाल देते हैं, मल्चिंग करते हैं। ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं मल्चिंग। ये जो मल्चिंग का तात्पर्य क्या है, ठीक है, मल्चिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग का अर्थ है कि ये जो भूमि है इस पे क्या करते हैं, ग्रास का लेयर, ग्रास, ठीक है, या मॉइस्ट ग्रास लेयर, मॉइस्ट के ग्रास लेयर से हम लोग क्या है, इसको ढक देते हैं। ठीक है, मॉइस्ट ग्रास लेयर से इसका ढक देते हैं, तो इसको मल्चिंग बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये पिट तैयार की जाती है। ये टोटल जो मैंने ये क्रिएशन किया है, ये क्या है, पिट कहते हैं। ठीक, आपने एक गड्ढी खोदी, इसमें 50% क्या है, मिट्टी और क्ले डाला। ठीक है, फिर उसमें क्या किया आपने, मल्चिंग की। ठीक है, इस प्रकार से जनरेशन पॉसिबल है फॉर स्लोपी और लैंड, सोपी और स्टोनी एरिया के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इरिगेशन कम ट्रेंच टाइप। ठीक है, ये जो प्रकार है इरिगेशन कम ट्रेंच टाइप का, इसमें करते क्या है देखिए, और सुटेबल कहाँ पे, ये देखिए, तो सुटेबल कहाँ पे है ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए, पहले में क्या है, ये स्लोपी लैंड हो और स्टोनी एरिया में इसका पिट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वाला जो इरिगेशन कम ट्रेंच यूज फॉर द लो लेइंग एरिया। ठीक है, जहां पे क्या होता है, वैली टाइप का एरिया है, वहां पे स्लोपी ना हो। रिवर बैंक मतलब जो नदी के किनारा है, ठीक है, मर्सी लैंड होता है जो नदी का, उसके किनारे पर, उस एरिया पे क्या होता है जहां पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता है। ठीक है, ऐसे एरिया पे हम लोग, सॉरी, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एरिया होता है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एरिया में इस इरिगेशन कम ट्रेंच एरिया का, ट्रेंच टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रेंच बनाते हैं, और ट्रेंच कैसा रहता है, ये देखिए, ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस लेवल है, ये सरफेस लेवल देखिए, ये जो है ग्राउंड सरफेस लेवल है। ठीक है,
ये ग्राउंड सरफेस लेवल है। अब इस ग्राउंड सरफेस लेवल्स में ये देखिए ट्रेपेजोइडल शेप में हमने एक ट्रेंच बनाया, ये ट्रेंच टाइप का काट दिया। अब इसके कुछ स्पेसिफिक इनके डायमेंशंस है। इस प्रकार से हम लोग क्या है मिट्टी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ये ट्रेपेजोइडल शेप में, ठीक। तो यहाँ पे जो दूरी रहती है ऊपर में देखिए, ये जो स्पेस है ये कितना है आपको 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर होता है। ग्राउंड लेवल सरफेस से 45 सेंटीमीटर नीचे और सरफेस से 45 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, ऐसा करके ट्रेंच बनाते हैं। तो ये जो 45 सेंटीमीटर का है ये क्या है, ये पुरानी वही मिट्टी रहती है जो यहाँ पे स्थित है ऑलरेडी, और यहाँ से मॉन्ड फिलिंग करते हैं। अब इस मॉन्ड फिलिंग में आप क्या है डग सॉइल, डॉग सॉइल डालते हैं और क्या डालते हैं सिल्ट डालते हैं, ठीक है, फिर मल्चिंग करते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रेंच जो है तैयार होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पानी जो है, पानी यहाँ पे अगर आए, ठीक है, पानी या मॉइस्चर आए तो क्या है यहाँ पे धारित होके यहाँ स्टोर हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू ये बाहर भी चले जाते हैं, ठीक है। जब जरूरत, जितने भी जरूरत के बाद जो बाकी पानी हो वो यहाँ से बाहर चले जाए। इस प्रकार से ये क्या है लंबी लंबी क्यारी बन जाती है। मतलब आप देखोगे कि एक ट्रेंच यहाँ, ठीक है, फिर एक ट्रेंच यहाँ, इस प्रकार से अगर ये ऐसे ट्रेंच बनाते चले और ये पेड़ उगाते चले ऐसे यहाँ पे, ऐसा आप जैसा देख पा रहे हैं क्या है यहाँ पे ऐसे। ये कोल्ड डेजर्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।